एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आईएएस और पीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन, तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आइए और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का जो है वो लाभ उठाए। फटाफट सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए। और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन है दोस्तों, जिसमें हम लोग 5 जून यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स और साथ में 12 जून यानी कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा करेंगे। और अनअकैडमी के इस यूपीपीएससी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फटाफट अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए कि वो भी जो है इसका लाभ उठा सके, ठीक है ना। तो फटाफट अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को स्टार्ट कर दीजिए। काफी बेसिक से क्लासेस होंगी। गुड इवनिंग मयंक, रूबी, अंकिता, रंजन, शिव, अनमोल, आदर्श, रोमा, ठीक है ना, पंकज शुक्ला, रीता सिंह। तो फटाफट अपने मित्रों के साथ जो है एक एक करके क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन है और आज जो ये सेशन है इसमें हम बेसिक्स पे हम बात करेंगे, बेसिक एनवायरनमेंट इकोलॉजी के ऊपर जो हम बात करेंगे और यहीं से हम आज के सेशन को जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट जितने भी आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हैं, जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो आप इसको शेयर कर दीजिए। दोस्तों इस समय आप अनअकैडमी पे जुड़े हो और अनअकैडमी के यूपीपीएससी के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ देखने को मिलेगा। ये मेरा प्रोफाइल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 8 ईयर्स आपको नजर आ रहा है और सेवरल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर, दिल्ली, प्रयागराज, भोपाल, रायपुर, लखनऊ और पटना में मेंटर्ड over 5,000 candidate for UPSC and state PSC or lot of selected students are serving as a IAS and PCS officers in उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो अपनी सेवा दे रहे हैं। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे पृथ्वी, हमारे सौर मंडल में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है और वो है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी हमारे सौर मंडल में स्थित एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन यानी कि लाइफ जो है वो संभव है। और जीवन को अगर हम बात करें तो सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ जो भी दशाएं हैं वो क्या है, विद्यमान है, यानी कि वो दशाएं जो कि सहायता कर सकती हैं कि जीवन को चलाने के लिए वो सारी की सारी दशाएं विद्यमान है। परंतु दोस्तों पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जो है वो बहुत ही छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है और इन बहुत छोटे से क्षेत्रों को ही हम बायोम कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, बायोस्फीयर कहते हैं यानी कि जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जो जीवन की 2 दशाएं हैं उन दशाओं पर अगर हम बात करें तो पर्यावरण के प्रभाव और उसके द्वारा जो परिवर्तन होता है ये सारा का सारा जो है वो पृथ्वी के जीवन को भी प्रभावित करने में अपना योगदान देता है। पर्यावरण में अगर हम बात करें दोस्तों तो पर्यावरण में हमें जो है वो जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आदि ये सभी होते हैं और इनकी जो प्रकृति है और इनका जो आपका जो स्वभाव होता है वो क्या करता है, पर्यावरण में जीवन को चलाने के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। जैसा कि हमने बात कहा कि पृथ्वी पर आपको जीव जंतु मिलेंगे, पशु पक्षी मिलेंगे, आपको कीट मिलेंगे या सूक्ष्म जीव मिलेंगे। इन सभी का जो है वो क्या है, अपना एक परिवेश है और ये परिवेश जो है वो एक दूसरे को जो है वो क्या करते हैं, प्रभावित भी करते रहते हैं। तो किसी भी जीव का जो परिवेश है इसी परिवेश को ही क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है, इसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब ये पर्यावरण जो शब्द है इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक फ्रेंच शब्द है जिसको हम कहते हैं एनवायरोनॉम और इसी का अर्थ होता है घेरना यानी कि सराउंड, ठीक है ना। और इसी से आपका ये शब्द जो बना है वो क्या बना है, एनवायरनमेंट बना है और इसी को हम हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी आपके जीव जंतु हैं या जितने भी जीवधारी हैं उन जीवधारी का भौतिक
अर्थात उनका अजैविक पदार्थ, जैसे कि अजैविक पदार्थों में आप क्या लेंगे, जल, मिट्टी, वायु, इन सभी से जो है वो क्या है आपके सराउंडेड बाय क्या, सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड बाय सॉइल, सराउंडेड बाय एयर, इन सभी से जो है ये क्या हुए हैं आपके घिरे हुए हैं, है ना। और इन सभी से घिर कर जो है वो क्या कर रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो अजैविक के साथ साथ यानी कि भौतिक कंपोनेंट्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो जैविक भी जो है कंपोनेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, इस पर्यावरण को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। फटाफट क्लासेस के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और देखिए 49 वॉचिंग चल रही है, यानी कि एनवायरमेंट की क्लासेस बहुत पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। फटाफट जुड़ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। अब इन्वायरमेंट में हमें पढ़ना क्या है, हम इसके ऊपर जो है वो क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि इन्वायरमेंट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो एक बार सिलेबस आपके स्क्रीन पर है और इस सिलेबस को मैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसको एक बार शेयर करता हूं, आप लोग के साथ चर्चा कर लेता हूं, उसको नोट डाउन करते रहिएगा। और बस मुझे 50 दिन दीजिएगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, या 45 दिन दीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। इसमें मैं आपका इन्वायरमेंट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा और कंप्लीट करने के बाद आप अपकमिंग एग्जाम में देखेंगे कि आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की थोड़ी यहां नहीं बताना चाहिए। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के इस सेशन में जो कि 8:15 से सेशन हो रहा है, हम एनवायरमेंट के उस स्टैटिक पोर्शन को पढ़ेंगे जो कि आप किताबों में देख लेते हैं, किताबों में आपको मिलता है। लेकिन साथ साथ में हम क्या करेंगे, साथ साथ में जो है हम कंटेम्प्रेरी जो भी एनवायरमेंटल इशू है उन सभी को जो है वो क्या करेंगे, साथ में चर्चा करते चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, सभी को जो है हम साथ साथ में चर्चा करते चलेंगे। ठीक है पंकज, मैं समझ गया, ठीक है पंकज, ओके। नेहा चौधरी, आरती, सभी का, कमल मिश्रा, इंजीनियर मामचंद, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। फटाफट अपने मित्रों के साथ जो है वो आप शेयर भी करते रहिए और भीड़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये सिलेबस दिख रहा है और इस टॉपिक को मैंने इस पूरा सेशन जो है इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना के रखा है। तो इस बार हम फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ेंगे आज, आप देख रहे होगे टॉपिक भी होगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बुनियादी समझ होनी चाहिए। इसके परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसका परिचय हम देखेंगे कि क्या क्या इंट्रोडक्शन है, इस पर जो है वो हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो कैटेगरीज ऑफ एनवायरमेंट आप देखेंगे, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जो बात करेंगे फीचर ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण की विशेषताएं क्या हैं, इस पर बात करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक है, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, इनको भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम इकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि पारिस्थितिकी क्या है। और ये जो चैप्टर है, ये आपका जो टॉपिक आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बुनियादी समझ की जो बात करेंगे वो आज और कल के दिन में हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। पूरा का पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि किस प्रकार से आप आने वाले दिनों में जो है इस पर चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों पर चर्चा करते हुए इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। पंकज एक बार आप बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं, पंकज शुक्ला, आप एक बार बाकी सारे स्टूडेंट जो है उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। मयंक खरे, आप भी जो है वो शेयर करते रहिए। और बाकी सारे जो भी स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं, शिवानी, गुंजन, कमल, रुचि, अलका रानी, सचिन, ठीक है ना, रीता, आदर्श गोस्वामी, फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये आंकड़ा जो वॉचिंग का 62 दिख रहा है ना मेरे दोस्त, ये 100 पार करा दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। 100 क्रॉस कराइए, 100 क्रॉस कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। फटाफट जो है शेयर करके सभी स्टूडेंट को बुलाइए। दूसरा अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम एंड इट्स डायनामिक्स की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी गतिशीलता, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जब हम इस पर बात करेंगे तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है आपके पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से गुण हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद ये बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि अजैविक कारक कौन कौन से हैं, बायोटिक फैक्टर्स यानी कि जैविक कारक कौन से हैं, इकोसिस्टम डायनामिक्स यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता क्या है, इन सभी पर जो है
वो हम बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, आज पहली क्लास है, आज ही जो है वो सेशन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सेशन जो है वो आईएएस के प्रीलिम्स और स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स, और इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम में, यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले जो सीटेट और यूपी टेट के जो एग्जाम होते हैं ना, वहां भी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से प्रश्न आते हैं। तो इसको जो है वो आप, ठीक है ना, इसको जो है वो आप देखेंगे। अगला बात करें तो बायो जियो केमिकल साइकिल यानी कि जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि आपके गैसियस साइकिल्स क्या क्या है ना। तो गैसियस साइकिल्स के बारे में, गैसियस चक्र के हम बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद कार्बन साइकिल यानी कि कार्बन चक्र क्या है उस पर बात करेंगे। ह्यूमन इंपैक्ट ऑन कार्बन साइकिल, ठीक है ना, यानी कि कार्बन चक्र के ऊपर मानव का क्या प्रभाव है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, दोस्तों ग्रीन हाउस गैस, हरित गैस जो है और उसका प्रभाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। किस प्रकार से पर्यावरण पे हरित गैस प्रभाव का जो है हम आकलन करेंगे, सारा पढ़ेंगे। किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस, इट मींस हाउ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और इंपैक्ट द ग्लोबल वार्मिंग, इसके ऊपर हम चर्चा आपके साथ करेंगे। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जो आपके जलीय चक्र है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र के ऊपर जो है वो हम चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है। ह्यूमन इंपैक्ट ऑन नाइट्रोजन साइकिल, दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो है वो नाइट्रोजन का हम सीधा सही से अगर हम बात करें, तो अगर हम कहें कि हम पेड़ पौधे या मानव जो है वो नाइट्रोजन का सही से जो है प्रयोग नहीं करता, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जीवन के लिए जो है वो बहुत आवश्यक है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, और मानव के द्वारा किस प्रकार से गतिविधियां जो की जा रही हैं, ये गतिविधियां किस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल के बैलेंस को तोड़ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे तक, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन साइकिल पर हम बात करेंगे, सेडिमेंट्री साइकिल, सल्फर साइकिल, ह्यूमन इंपैक्ट ऑन सल्फर साइकिल और फास्फोरस साइकिल जो है, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में प्रश्न होगा कि सर मात्र बचे हुए 45 दिन आप करोगे कैसे कंप्लीट? अगर आप साथ दोगे तो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं, चेंजेस इन इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के परिवर्तन क्या है, इकोसिस्टम कंजर्वेशन यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण कैसे किया जाता है, और इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी के ऊपर हम बात करेंगे। जिस प्रकार से पर्यावरण के विकास के लिए, जिस प्रकार से पर्यावरण को क्षति करते हुए आर्थिक विकास के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे क्या? अरे भाई तुम लोग तो जान पहले ही। पॉपुलेशन इकोलॉजी के ऊपर जनसंख्या पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर बात करेंगे। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जनसंख्या के लक्षण क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल क्या है, स्पीसीज प्रजातियां क्या है, ठीक है ना, इन सब के ऊपर। बायोस्फीयर जो है यानी कि जीव मंडल क्या होते हैं, एक्सटेंट ऑफ बायोस्फीयर यानी कि बायोस्फीयर का किस प्रकार से सीमांकन है, वर्किंग ऑफ बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल कैसे कार्यशील है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल का महत्व क्या है, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के बारे में भी हम बात करेंगे। अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो किस प्रकार से अल्फा बीटा गामा जैव विविधता हमें देखने को मिलती है ना, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ग्लोबल बायोम्स के ऊपर यानी कि वैश्विक बायोमास क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन कौन से विश्व के, देखिए जहां जरूरत पड़ेगी समझाने की वहां हम समझाएंगे, जहां ऐसा लगेगा कि फैक्ट है और इस फैक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये डेटा है इसको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, तो वहां हम आपको कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना, समझ रहे हो आप लोग। WWF क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और इंडियन बायोम के ऊपर। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता क्या होता है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के प्रकार क्या हैं, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के मूल्य क्या हैं, थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो गए हैं, इन सभी के ऊपर जो है वो हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। प्रेम पांडे कह रहे हैं शंकर आइए इसको फॉलो कर सकते हैं, कर लीजिए हमें ही फॉलो ठीक है ना। कल्पना शाह, गुड इवनिंग, हमें ही फॉलो कर लो मित्र, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के नुकसान, उनके प्रभाव, नेचुरल मास, एंथ्रोपोजेनिक एंड कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सटिंक्शन स्पीसीज, ये सारी जो चीजें हैं इसको आप फॉलो करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में कंजर्वेशन यानी कि उनके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्ट्रेटजी ली जा रही है, वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया के लेवल पर भी हम बात करेंगे।
IUCN की लिस्ट क्या है, IUCN रेड लिस्ट क्या है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कौन कौन से हैं, इन सिटू और एक्स सिटू क्या होते हैं, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद पॉल्यूशन एंड डिग्रेशन यानी कि प्रदूषण और गिरावट। अब जैसे पॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो सॉइल पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, है ना, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, फिर आपका न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो गया। आप जान रहे हैं कि आजकल एक ई पॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये पेन मैं यूज कर रहा हूँ, ये मैं रिमोट यूज कर रहा हूँ, ये सब कुछ की अगर हम बारे में बात करें, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों पे हम बात करें। सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल कंजर्वेशन क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या है, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन एयर पॉल्यूशन क्या है, ठीक है, मैराइन एयर पॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ मैरीटाइम पॉल्यूशन, इन सभी के ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा जो है ये सारी चीजें जो है वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब पे क्लाइमेट चेंज, और इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना जो कि बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इस समय ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं जहां मैं नाम नहीं ले सकता हूं, बाकी आप लोग जो है वो समझते चलिएगा। बुक में वो सारी चीजें जो है वो नहीं मिलेंगी। वो कौन सी है, कंटेम्परी, ठीक है ना, जो इशू है, इन्वायरमेंटल इशू है, उसको हम यहां जो है, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, यहां ऐड कर देंगे कंटेम्परी, है ना, और वो आपको इन फ्यूचर कभी नजर आ जाएंगी, ठीक है ना, नए एडिशन में। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए थोड़ा सा ये प्रचार प्रसार कर दें, उसके बाद फिर हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो अनअकैडमी पे आप जुड़े हैं और आप सभी के मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होगा, नहीं है तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल नंबर अपना डाल लीजिए, ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए, नाम मेरा आपको पता ही है ना, अनूप उपाध्याय नाम है, और इस पे आप गूगल पे भी सर्च करके अनूप उपाध्याय अनअकैडमी डालोगे तो पूरा मेरा बही खाता आपको जो है वो दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें, फिर आप डालिएगा, फिर कैटेगरी में जाकर आप यूपीपीएससी सर्च कर लीजिएगा, और यूपीपीएससी सर्च करने के बाद एक अनलॉक कोड होगा। ये अनलॉक कोड जो है वो आप जानते ही हैं कि हर जगह काम करेगा। इस अनूप 10 अनलॉक कोड को याद रखिएगा, और जहां भी फ्री क्लासेस देखना होगा वहां आप अनलॉक कोड लगाइएगा, और इसके बाद जो है, ठीक है, वो कीजिएगा। एजे कह रहे हैं सर कंटेम्प्रेरी इशू तो करंट में आ जाते हैं। हाँ, करंट वाला जो करंट की क्लास में अगर होंगे, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इशू जो है वो आपके पहले हो चुके होंगे, क्योंकि देखो आपको यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, 15 महीने के जो इन्वायरमेंट के टॉपिक होंगे उसको आपको लेकर चलना है। 15 महीने के अंदर जो भी आपकी इन्वायरमेंट को लेकर जो भी मीटिंग हुई है ना, जो भी आपकी घटनाएं हुई हैं उसको आपको लेकर चलना है। तो अब वो कंटेम्प्रेरी इशू को हम जो सवेरे 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है उस पर तो लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि हम डेली के जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के जो आपके जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसको हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसको लेकर हम चलेंगे। एडवांटेज आपको पता ही, एनी टाइम एनीवेयर, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, अपॉर्चुनिटी, और ये सारी चीजें हैं आपको जो है वो सब कुछ आपको पता है, इस पर हम ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। कॉम्बो ऑफर जो चल रहा है इस पर हम बात करें तो 12 महीने की फीस जो है यूपीपीएससी की जो है वो 10,299 और 6 महीने की जो है 8,399 है। लेकिन जैसे ही आप अनअकैडमी के किसी भी, मतलब यहाँ आप अनूप 10 कोड यूज करोगे, कंडीशन यही रहेगी कि नया मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग कीजिएगा। एक बार जिससे आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया उसको यूज मत कीजिएगा। 28 तारीख तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 20% जो है वो ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट है क्या, ठीक है। कॉपी पेन अपना निकाल लीजिए, है ना, और बने रहिए। मेरी क्लासेस रेगुलर होती है और आज से जो है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करें तो इन्वायरमेंट क्या है, तो इन्वायरमेंट के अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो इन्वायरमेंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज अ सराउंडिंग और कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स और ऑपरेट्स। तो पर्यावरण के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को एक ऐसे परिवेश के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं, या एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, साथ साथ में रह रहे हैं, साथ साथ में क्या कर रहे हैं, अंतर क्रिया कर रहे हैं, और अंतर क्रिया करके जो है वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये जो साथ साथ में रहने की बात कर रहे हैं, इसमें आपके लिविंग बीइंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ आपके सजीव और निर्जीव दोनों क्या कर रहे हैं, अपने साथ अंतर क्रिया कर रहे हैं। और इस अंतर क्रिया करने के परिणाम स्वरूप हम क्या देख रहे हैं कि आपका ये पर्यावरण और ये परिवेश जो है वो धीरे धीरे जो है वो आपके आगे की तरफ जो है वो आपका बढ़ रहा है। नहीं बुक हटा दो, ठीक।
अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के घटक के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने यही कहा कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि बायोटिक और एबायोटिक्स दोनों आपको कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जैविक और अजैविक यानी कि निर्जीव, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें अगर कि अजैविक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, अजैविक घटक कौन कौन से होंगे, तो आप जानते होंगे कि आप अपने पृथ्वी पर अगर देखें तो आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको जो है वो नजर आ रहा है। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में अगर आप देखेंगे तो आप ये नेचुरल जो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर आइए। अब इस नेचुरल के ऊपर आपको जब देखेंगे तो उसमें आपको क्या नजर आ रहा है, लैंड नजर आ रहा है जिसको कि हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स नजर आ रहा है जिसको कि हम बायोस्फीयर कहते हैं, एयर नजर आ रहा है, एटमॉस्फेयर, वाटर नजर आ रहा है आपको हाइड्रोस्फीयर। लेकिन अगर हम इसमें अजैविक के बारे में बात करें यानी कि नॉन लिविंग के बारे में हम बात करें तो नॉन लिविंग में आपको क्या नजर आएगा, तो सनलाइट आपको नजर आ रहा है, एयर नजर आ रहा है आपको, सॉइल नजर आ रहा है आपको, है ना, वाटर नजर आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है आपके एबायोटिक जो है वो आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इट्स इंक्लूडेड लैंड, एनर्जी, वाटर, क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जलवायु का मतलब आपका क्या लेंगे कि इसमें तापमान और आर्द्रता, इन दोनों को आप ले लेंगे। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि एयर के बारे में बात करें तो एयर का मतलब क्या होता है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो इसके अंतर्गत जब हम बात करेंगे हवाओं के बारे में हम बात करें तो हवाओं में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, गैस आपको देखने को मिलेगा, धूलकण आपको देखने को मिलेगा, और धूलकण के अलावा अगर हम बात करें तो जलवाष्प आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों चीजों के बारे में जो मैंने बात किया, ये तीनों चीज क्या है आपके अजैविक घटक हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, किसी को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है ना, तो क्या कीजिए आप कमेंट भी कर दीजिएगा कि बाकी सारे स्टूडेंट जो हैं किसी को भी डाउट होगा तो आप अपना प्रश्न पूछते चलिएगा। एक बार देख लीजिएगा, दिया फैमिली एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्या बात करेंगे कि इसके अलावा गैसेस, विंड्स, फायर, ग्रेविटी एंड सॉइल्स, दिस ऑल आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये जितने भी आपके गैसेस हैं, पवन है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, या मृदा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अजैविक घटक के रूप में हम मानते हैं। फिर हम आते हैं अजैविक घटक के बाद अगर हम बात करें यानी कि अगर आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बाद जब हम लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करें यानी कि जैविक घटकों के बारे में अगर हम बात करें तो जैविक घटक कौन कौन से होंगे, कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे तो या लिविंग थिंग्स होंगे, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि आपके प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी कि आपके जो पशु हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सारे के सारे आपके जो हैं वो क्या होंगे, आपके जैविक घटकों के अंतर्गत जो है इनको लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि कौन कौन से आपके, जब हमने पर्यावरण के अंदर देखा तो पर्यावरण के अंदर हमने क्या देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं। अब मैंने ये जो टॉपिक आपको बोला और जैसे मैंने आपको एक तरफ क्या कर दिया, एक तरफ मैंने आपको जैविक ले लिया यानी कि लिविंग ले लिया या बायोटिक ले लिया, और दूसरे तरफ मैंने अजैविक यानी कि एबायोटिक के रूप में आपके साथ चर्चा की, है ना। तो ये चीज मैंने चर्चा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि दिस आर द फैक्टर, दिस फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन आपका बायोटिक फैक्टर्स, या दिस एग्जांपल आर इंक्लूडेड इन अ बायोटिक फैक्टर, और दिस एग्जांपल्स आर इंक्लूडेड इन अ बायोटिक फैक्टर, यानी कि ये जो है आपके जैविक घटकों के अंतर्गत ये सारे उदाहरण जो है आपके सम्मिलित हैं, और अजैविक घटकों के अंदर ये सारे उदाहरण जो है वो आपके सम्मिलित हैं। हो सकता है ऐसा करके कभी आए तो आपको याद रखना होगा कि किस किस को हम जैविक में रखेंगे और किस किस को अजैविक में रहेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस पर कई बार आपको देखने को मिला होगा कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो कर दिए हैं। अब इकोलॉजी के बारे में हम बात करें, हमने इन्वायरमेंट के बारे में हमने बात किया कि इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या है, ठीक है ना। अब हमें बात करना है कि पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इकोलॉजी क्या है। अब इकोलॉजी के पीछे आपको एक वर्ड, इसको अगर आप तोड़ोगे तो आपका क्या नजर आएगा, इको प्लस लॉजी। क्या, इको प्लस लॉजी। तो इको है ना, और लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, है ना, अध्ययन करना। जैसे कि आप देखते हो ना, किसी के पीछे लॉजी लग जाता है यानी कि उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। तो इकोलॉजी के बारे अगर हम बात करें तो इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इकोलॉजी के अंदर हम इन्वायरमेंट का जो है वो अध्ययन करते हैं कि हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन द एनवायरमेंट और इन देयर एनवायरमेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, इन देयर एनवायरमेंट। सचिन प्रताप यादव कह रहे हैं कि सर पर्यावरण के घटक में गुरुत्वाकर्षण कैसे आएगा।
ठीक है। ARS गुरुजी एक डेट भी बता दीजिए कि कब तक, कितना तारीख है आज? 23 ना, ठीक है। ये आप ले लीजिए 25 to 30 मई तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, 25 से 30 मई तक। और साथ साथ में जो है वो आप रिवाइज भी करते चलिए, साथ साथ में आप रिवाइज करते चलिए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। कुछ क्लियर है एक बार मुझे बता दीजिएगा। बफरिंग हुआ नहीं था, थोड़ा सा मैंने रोका था, है ना? सब कुछ क्लियर है, एक बार मुझे बता दीजिएगा। क्लियर है? वॉइस क्लियर है ना? ठीक है ना? वॉइस क्लियर है? चलें, सब कुछ क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा, अब होता है क्या कि जब आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे ना तो बच्चे आके पीछे से दरवाजा बजाने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि रात में जो है ये मैं बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ ना, तो बच्चों को लगता है कि ठीक है। चलिए, तो इकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। तो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या है? लॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं, किस प्रकार से अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है ना, उनका जो है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल। अब ये जो एनवायरनमेंट का जो टर्म है ना, सबसे पहली बार अगर जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी के एक जीव विज्ञानी थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकल। इन्होंने जो है सबसे पहला ये टर्म जो है वो क्या यूज किया था? इकोलॉजी जो टर्म है वो आपका यूज किया था, ठीक है ना। अब एक बार इकोलॉजी को अपने सामने आप अपने स्क्रीन पर देखिए। अब इस इकोलॉजी में आपको क्या दिख रहा है कि ये ब्रांचेस, आपको ये देखिए किस प्रकार से पूरा का पूरा जो है ये साइकिल आपको बना हुआ दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई पेड़ पौधा है, अब इस पेड़ पौधे के बीज को मान लीजिए किसी चिड़िया ने खाया, ठीक है ना, और चिड़िया ने जो है इसी के बीज को जो है वो सीड्स, ठीक है ना, ये छोड़ा। फिर उसके बाद आपने देखा कि छोटे छोटे प्लांट्स हुए और यही आपका ग्रो होके बड़ा प्लांट्स हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो प्लांट्स जो है वो क्या है, आपका लिविंग बींग्स है। ये आपको जो बर्ड्स दिख रही है वो भी क्या है, लिविंग बींग्स है। लेकिन इस प्लांट्स को जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है या जिस प्रक्रिया के द्वारा ये ग्रोथ कर रहा है, जिसमें इसको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, आपके नॉन लिविंग बींग्स हैं। तो ये देखा जा रहा है कि इस एनवायरनमेंट के में कैसे आपके लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स यानी कि आपके जैविक और अजैविक पदार्थ किस प्रकार से जो है, ठीक है ना, किस प्रकार से जो है वो आपस में अंतःक्रिया कर रहे हैं, किस प्रकार से आपके इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इकोलॉजी नॉट ओनली डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट बट ऑल्सो विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोम्स एंड बायोस्फीयर। अब अगर हम इकोलॉजी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, पारिस्थितिकी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पारिस्थितिकी केवल एक पर्यावरण में जो आपका कोई एकाकी है या कोई एक एकल है उसी के साथ अध्ययन नहीं करता है, उसके साथ क्या संबंध है उसी का केवल अध्ययन नहीं करता है, बल्कि अगर हम बात करें तो ये समुदाय के बारे में अध्ययन करता है, कम्युनिटीज के बारे में, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के बारे में अध्ययन करता है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन करता है, बायोम्स कैसे बन रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करता है, और जीवमंडल जो है उन सभी के बारे में अध्ययन करता है। तो कुल मिलाकर हम इकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो इकोलॉजी में क्या है, संपूर्ण आपका जो पूरा का पूरा आपका जो अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग्स और नॉन लिविंग्स आपके जो कंपोनेंट्स हैं या जो भी आपके फैक्टर्स हैं उन सभी का जो है वो क्या कर रहा है, ये स्टडी कर रहा है। ठीक है, क्लियर। ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जो प्लस स्टूडेंट हैं उनके लिए 30 अप्रैल को ये टेस्ट सीरीज है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आप में से सीसेट के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो सीसेट के लिए बैचेस चल रही हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए कोई भी कोर्स लेना होगा, कोड याद रखिएगा अनूप 10, ठीक है ना,
अब लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल, ठीक है ना, तो पारिस्थितिक संगठन में जो है वो एकल या एकाकी रूप से किस प्रकार से स्तर है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एक्टिंग और फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली इज नोन एज इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल किसको कहा जाता है किसी भी एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है ना, किसी भी इकोलॉजी के अंदर या किसी भी आपके एनवायरमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो एकाकी किसे कहा जा रहा है, इंडिविजुअल किसे कहा जा रहा है। तो जब बात इंडिविजुअल की होगी तो इंडिविजुअल कौन होगा कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जो कि अपना पूरा का पूरा फंक्शन यानी कि पूरा का पूरा कार्य जो करने की जो क्षमता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। स्वतंत्र रूप से मतलब कि उसकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर नहीं होगी। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर नहीं होगी। अब हो सकता है कि वो एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है वो आपके क्या आ सकते हैं, इंडिविजुअल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल से क्या बना आपका, पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन से क्या बना आपका, कम्युनिटी बना, कम्युनिटी से फिर आपका क्या बनेगा, धीरे धीरे जो है वो आपका इसका विस्तार जो है वो होता हुआ चलेगा। यानी कि मान लीजिए कि आप हैं और आप मान लीजिए से एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि आप हैं और आप अपने घर में अकेले ही हैं, ठीक है ना, अकेले हैं और अकेले कार्य कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, ठीक है, कि आपके लाइफ में कोई और है, कुछ नहीं है, आपको पता है कि सवेरे उठ रहे हैं, सवेरे उठने से लेकर रात तक जो है वो सारा काम आपको खुद करना है, ठीक है ना, कोई नहीं है आपके हेल्प करने के लिए। तो आप क्या होगा, एकल हो गए, सब काम आपको स्वयं करना है, ठीक है ना। पता चला कि आप जब अपने घर से बाहर निकले, ठीक है, और अगल बगल में आपको कुछ और कोई मिल गया, वहां भी आपको एक मिल गया, ठीक है ना। अब इसको उठा के आप अपने घर में ला दिए, हो सकता है अपोजिट जेंडर हो, मान लीजिए आप पुरुष हो तो कोई महिला और महिला है तो कोई पुरुष। अब जैसे ही आप घर में लाए, साथ में रहने लगे, तो आपकी डिपेंडेंसी इनके ऊपर हो गई और इनकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर हो गई, है ना। यहां फिर आप इंडिविजुअल नहीं है। फिर धीरे धीरे पता चला कि एक से भले दो और दो से भले चार, धीरे धीरे क्या हो, पॉपुलेशन बढ़ने लगा। अब यही पॉपुलेशन जब बढ़ा तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ करता जाएगा और पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा तो ये ग्रोथ करते हुए यही इंडिविजुअल पॉपुलेशन में और पॉपुलेशन फिर किस में बनेगा आपका, कम्युनिटी में जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स वेरी क्लियरली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो समझ रहे हो, है ना। तो एक बार फटाफट जो है अपने सारे मित्रों के साथ सर प्लीज चेंज कर दें पेन का इंक, ओके 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 ओके, मुझे बता दिया करो भाई, है ना, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखिए कि लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा ना कि मान लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि इंडिविजुअल है। अब जैसे कि इसमें एक मेढक है, अब इस मेढक के जीवन में जो है वो कई सारे मेढक आ गए, तो ये क्या बन गया आपका, पॉपुलेशन। अब ये मेढक जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे जगह पर जा रहे हैं, ठीक है ना, जहां मेढक के अलावा और भी आपको जो एनिमल्स छोटे छोटे दिख जाए, पेड़ पौधे, तो ये बन गया क्या, कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बना, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बात करें तो बायोस्फीयर बना। तो सबसे छोटी अगर इकाई के बारे में बात करें, यानी कि सबसे छोटी यूनिट्स के बारे में अगर हम बात करें, सबसे स्मॉल यूनिट के बारे में अगर हम बात करें कि इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे इंडिविजुअल। सबसे लार्ज यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे बायोस्फीयर। नंबरिंग क्या है, तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आप क्या देखेंगे, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद बायोस्फीयर। इस नंबरिंग को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इस नंबरिंग को आपको क्या करना है, याद करना है। तो द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, साइंटिस्ट स्टडी इकोलॉजी एट वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस प्रकार से रह रहे हैं और इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से इनकी प्रतिक्रिया चल रही है, इसका जो हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन जो है इसके अंतर्गत कर रहे हैं। सूरज पूछ रहे हैं कि सर ये क्विक रिवीजन बैच, ना भैया देखो, क्विक रिवीजन कुछ नहीं होता है। क्विक रिवीजन तभी आप कर सकते हैं जब आप पहले से पढ़े हुए हो, और पहले से अगर आप पढ़े नहीं हो तो मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा तो सब कुछ आपके सर के ऊपर से पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, सब कुछ आपके सर के ऊपर से पार हो जाएगा। तो हम इसको साथ साथ में लेकर जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि जो भी चीज आप पढ़ेंगे उसको आप उसी दिन रिवाइज करते चलेंगे, है ना। और इतना बस मानिए कि 25 to 30 मई तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। 20 से 30 मई तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमने क्या बात किया, पॉपुलेशन के बारे में बात किया। तो पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहा जा सकता है कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक ग्रुप है, किसका,
फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, यानी कि एक स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाले जो ग्रुप हैं, ठीक है ना, समूह हैं, और वो क्या करते हैं कि 1 से 2, 2 से 4 जो है वो जनसंख्या जो है वो आपकी बढ़ती चलती है, ठीक है ना। पीसीएस वही मैंने कहा ना, तुम पीसीएस 12 जून को है ना मेरे भाई, उसके पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फिर अलग से मत पढ़ना, बस ये करना कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको साथ साथ में लेते चलना, ठीक है ना। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो ये कह सकते हैं कि ये क्विक रिवीजन तो नहीं, लेकिन सेमी क्रैश कोर्स मान सकते हो। सेमी क्रैश कोर्स मतलब क्रैश में होता है कि काफी तेज, लेकिन कभी कभी क्रैश जो है वो क्रैश हो जाता है, ठीक है ना। सावधानी हटी पूरी सब्जी बटी, तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो पूरी सब्जी बटवाओ या अच्छे से पढ़ जाओ ठीक है ना, ठीक है ना, सावधानी हटी और पूरी सब्जी बटी, यही कहा जाता है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर इंपैक्टिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो सबसे पहला है बर्थ एंड इमिग्रेशन, ठीक है ना। बर्थ यानी कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या कैसे हो सकती है, तो सबसे पहला आपका जन्म है ना, जन्म के आधार पर जो है क्या है, मान लीजिए कोई एक स्थान है, ठीक है ना, इस स्थान की अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए कोई स्थान है जैसे कि दिल्ली, अब इस दिल्ली में हम क्या देखें कि एग्जाम्पल के रूप ले लें कि यहाँ जो आपका बर्थ परसेंटेज वो काफी तेज है, पता चला कि हर व्यक्ति के जो है हम 2 हमारे 10, अगर इस प्रकार का जो है, ठीक है ना, अगर काम किया तो क्या होगा, पॉपुलेशन वहां ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अब उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हर जगह से जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में जो है वो क्या कर रहे हैं कि हर जगह से लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब हर जगह से जब लोग रोजगार की तलाश में जब दिल्ली पहुंचेंगे तो क्या होगा, वहां जनसंख्या में जो है वो वृद्धि होगी, यानी कि अप्रवास जब होगा, जब बाहर से लोग कहीं पहुंचेंगे, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि इससे भी क्या होगा, आपका ये सारा जो फैक्टर्स है वो क्या करेगा, पॉपुलेशन के ग्रोथ में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। अच्छा, सूरज, ठीक है। दूसरा है डेथ एंड इमिग्रेशन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अब मान लीजिए कि कहीं कुछ आपदा आ गई, ठीक है, जैसे कि अभी मान लीजिए कोविड का समय था, और कोविड के समय हमने देखा कि धड़ जो है वो लोग मर रहे थे। अब मान लीजिए कुछ इसी प्रकार की आपदा हो गई, तो आपदा आ गई, पता चला कि वहां लोग जो है वो बहुत तेजी से जो है उनकी मृत्यु हो रही है, तो भी उसका हम प्रभाव क्या देखेंगे, जनसंख्या पे देखेंगे। दूसरा पता चल रहा है कि मान लीजिए वहां बीमारी फैल गई है और लोग जो है उस स्थान से जो है वो क्या कर रहे हैं, अब उत्प्रवास कर रहे हैं। उत्प्रवास मतलब जैसे कि हमने बात किया ना इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, एमिग्रेशन। तो वहां से छोड़कर लोग जब जा रहे हैं तो इससे पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करें तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लिमिट टू ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, और बहुत से आपके जैविक और अजैविक घटक भी जो है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अजैविक घटक के बारे में हम बात कर रहे हैं, उदाहरण ले लीजिए, जैसे अजैविक घटक में हम क्या ले रहे हैं, सनलाइट। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा स्थान है जहां सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, अब वहां प्लांट्स को जो है वो ग्रोथ करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक नीड्स है वो क्या है कि प्लांट अगर ग्रोथ तभी करेगा जब उसको सनलाइट मिलेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी, और फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होगा। अब प्लांट के अंदर ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां पॉपुलेशन यानी कि ट्रीज की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो आपकी वृद्धि नहीं होगी, है ना। तो हमने क्या देखा कि ए बायोटिक कंपोनेंट जो है वो कैसे पॉपुलेशन को जो है वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स मान लीजिए ये पॉपुलेशन को कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको नेगेटिव रूप में समझे। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में हम मान लेते हैं कि हमने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो जैसे कि हमने वायरस का ले लिया, अब जैसे वायरस की अगर हम बात करें, विजिबिलिटी इज नॉट क्लियर, ब्लड दिख रहा है, रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना, अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, है ना। मेरे तरफ से सब कुछ सही है, आप अपनी तरफ से क्वालिटी को जो है यूट्यूब पे जो क्वालिटी है उसको आप इंक्रीज कर लो तो आपकी तरफ से सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम अब क्या बात करें, जैसे कि हमने कहा कि किस प्रकार से बायोटिक कंपोनेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट डाल सकते हैं किसमें, पॉपुलेशन में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे वायरस की बात, हमने कहा वायरस भी जो है वो आपका क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। अब कोविड आया, तो कोविड के समय हमने क्या देखा कि कोविड आया और कोविड ने क्या किया कि वायरल इंफेक्शन हुआ सबको, है ना।
एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इसका हमने परिणाम क्या देखा कि किस प्रकार से पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज गति से जो है वो डिक्लाइन कर रही थी, है ना। पॉपुलेशन में बहुत तेज गति से जो है वो क्या आ रही थी, कमी आने शुरू हो गई। तो ये बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक में हमने देखा कि सनलाइट किस प्रकार से हेल्प कर रही है, और बायोटिक में हमने देखा जैसे कि एक पॉजिटिव एग्जांपल ले लिया और एक नेगेटिव एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना, ठीक है ना। मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है, फिर आपका नेटवर्क इश्यू होगा, मेरी तरफ से क्वालिटी नहीं डाउन हो सकता, क्योंकि मेरी तरफ से जो जा रहा है वो जा रहा है 2684 की स्पीड से, है ना। ये स्टूडियो से है, तो स्टूडियो से जब होगा तो कभी भी क्वालिटी डाउन नहीं हो सकती है, वो आपकी तरफ से होगा। इसको एक बार देख लो आप, आदर्श नेट का इशू होगा आपका, इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं। अब पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, तो परसेंटेज वेरिएशन बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एट अ टू डिफरेंट टाइम्स। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, कि अलग अलग समय में हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी स्थान में, ठीक है ना, किसी भी स्थान में जो व्यक्ति हैं, लोग जो हैं, उनके प्रतिशत में जो भिन्नता आती है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले हम मान लेते हैं कि हम 1990 की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए 1990 में हम बात करेंगे कि दिल्ली की जो जनसंख्या मान लीजिए 2 लाख है, एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, और 2020 में दिल्ली की जो जनसंख्या है ये मान के चलते हैं कि हम 5 लाख मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में। तो ये 2 लाख से जो 5 लाख हुआ वो क्या है, वेरिएशन हुआ, किसमें, जनसंख्या में वेरिएशन हुआ। और ये जो जनसंख्या में जो वेरिएशन हुआ, इसी के जो परसेंटेज हम निकालते हैं, इसी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के रूप में जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, उसी, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना। अगला क्या है, ये ब्लर क्या सबको दिख रहा है, ठीक तो दिख रहा है भाई, ठीक तो दिख रहा है, क्या दिक्कत है, सब कुछ सही तो है, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करें तो मान लीजिए कि कोई एक स्थान है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली, फिर से मैं दिल्ली का एग्जाम्पल ही ले लेता हूं। मान लीजिए आपका दिल्ली है। अब दिल्ली में मान लीजिए कि कोई एक एरिया है, जिस एरिया की अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का आपका क्षेत्र है, 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, यहां मान लीजिए कि कभी 500 लोग रहते थे 1990 में, और 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में पता चला कि ये 500 लोग जो है वो 50,000 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो हमें इससे क्या नजर आया, ठीक है, कि इससे हमें क्या नजर आया कि उसी जगह पर जो है स्थान में जो है वो एरिया में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन लोगों की संख्या में जो है वो अंतर आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, इससे जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या हो गया, आपका बढ़ गया। यानी कि नंबर्स ऑफ जब इंडिविजुअल किसी जगह पर बढ़ेंगे, पर यूनिट एरिया, है ना, पर इकाई क्षेत्रफल में जब बढ़ेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, तो इसका प्रभाव किस पे देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव जो है वो हमें डेंसिटी यानी कि जनसंख्या के घनत्व पर देखने को मिलेगा। योगी जी के पापा डैडी भैया नए नए लोग आ जा रहे हैं, ठीक है, सभी का स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। जय श्री राम। कम्युनिटी के बारे में अगर हम बात करें, समुदाय के बारे में हम बात करें तो समुदाय क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डिफरेंट स्पीसीज दैट लिव इन एरिया एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। यानी कि समुदाय के बारे में बात करें तो समुदाय का अर्थ क्या होता है कि जीवों का वो समूह जिसमें कई अलग अलग प्रजातियां जो है वो आपकी निवास करती हैं, और एक दूसरे के बीच में जो है इनकी अंतः क्रिया जो है वो आपकी क्या कर होती है, चलती रहती है। इनकी अंतर क्रिया यानी कि आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जब हम कम्युनिटी के बारे में बात करें तो जरूरी नहीं है केवल एक ही तरह की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी, है ना। मान लीजिए कि कोई स्थान हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए, फिर से मान लीजिए लखनऊ ले लेते हैं, है ना, बहुत दिल्ली हो गया, आ जाइए लखनऊ, है ना। अब लखनऊ में हम आ जाते हैं। अब लखनऊ में क्या देख रहे हैं कि इसमें प्लांट्स भी हैं,
एनिमल्स भी हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स भी हैं, ठीक है, या फिर इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। अब ये सभी जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके साथ साथ जो है रह रहे हैं, ठीक है ना, सभी जो है वो क्या कर रहे हैं, साथ साथ जो है वो रह रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो साथ साथ में रह रहे हैं यही क्या बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं, यही क्या बना रहे हैं, समुदाय जो है वो बना रहे हैं, समुदायों का जो है वो निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के ऊपर अगर हम बात करें, यानी कि समुदायों के प्रकार के बारे में बात करें, तो समुदाय जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका मेजर कम्युनिटी और दूसरा क्या है आपका माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी के बारे में बात करें तो प्रमुख समुदाय हैं। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी फ्रॉम द सन, hence are the independent unit that is a tropical evergreen forest, grassland, desert, etc. अब मेजर में अगर हम बात करें तो दोस्तों हम जानते हैं कि सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, और सूर्य के बारे में हम क्या बात करते हैं कि ऊर्जा का जो है वो सूर्य क्या है, प्रमुख स्रोत है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने पृथ्वी पर हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर और हीट के आधार पर जो है वो क्या है, आपके काफी सारे कटिबंधों के अंदर जो है वो आपका इसको डिवाइड किया गया है, काफी सारे जोन्स के अंदर अंतर्गत जो है इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो हीट वाला जो रीजन होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री और इधर 23.5 डिग्री की और इधर 23.5 डिग्री की बात करें तो ये क्षेत्र आपका क्या हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। फिर हम क्या देखते हैं कि कोई ऐसा आपका क्षेत्र होता है जहां घास के मैदान होते हैं, कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो आपका डिजर्ट रीजन है, कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो आपका सवाना रीजन है, कुछ ऐसा क्षेत्र होता है कि आपका पोलर यानी कि ध्रुवीय रीजन है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो तापमान है या सूर्य के द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा है या ऊष्मा है, उसके आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि कटिबंधों का जो है वो क्या किया जा रहा है, निर्धारण किया जा रहा है। अब जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रॉपिकल रीजन में आपका तापमान कैसा है, सूर्य की जो प्रकाश है या सूर्य का जो ऊष्मा है वो किस लेवल का मिलता है, तो उस हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि उस कटिबंधीय क्षेत्र में आपको जो है क्या देख रहे हैं, आपको पॉपुलेशन वहां की उस प्रकार से नजर आएगी, यानी कि वहां के उस प्रकार के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे, उस हिसाब से आपको प्लांट्स नजर आएंगे। सेम अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में बात करें या विषुवत रेखा के क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें और इसी के कंपेयर में अगर हम पोलर यानी कि ध्रुवीय रीजन के बारे में हम बात करें, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में हम क्या कहते हैं कि यहाँ आपको जो सन की लाइट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सन की लाइट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो यहाँ रेट ऑफ इवापोरेशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। रेट ऑफ इवापोरेशन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि यहाँ आपका क्या होता है कि दिन में जो है वो आपका टेम्परेचर काफी हाई होता है। आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ कि संवहनीय धाराएं के रूप में जो है वो पौने ऊपर की तरफ उठती हैं, हवाएं जो है ऊपर की तरफ उठती हैं और उसके बाद शाम तक जो है वो वर्षण कर देती है। तो काफी आपको जैव विविधता इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन उसी पोलर रीजन के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि वहां का टेम्परेचर जो है वो क्या है, काफी ज्यादा लो है। और टेम्परेचर काफी ज्यादा लो होने के कारण क्या है कि किसी भी जीव जंतु को वहां एक जीवन को जीना जो है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बहुत ही दुरूह है, बहुत ही हार्ड है वहां लाइफ को जीना। तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्लांट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, वहां आपको ह्यूमन बींग्स भी नजर नहीं आएंगे, आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नजर नहीं आएंगे, यानी कि जो डाइवर्सिटी है वो आपको क्या होगा, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम हीट में आप चेंज देख रहे हैं, जैसे जैसे सनलाइट में आप चेंज देख रहे हैं, वैसे वैसे हम क्या देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी में जो है वो आपका क्या होते जा रहा है कि डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, जैव विविधता में जो है वो कमी आती जा रही है। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। माइनर कम्युनिटी के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि सूक्ष्म या लघु समुदायों के बारे में हम बात करें, तो माइनर कम्युनिटी क्या होता है कि स्मॉल कम्युनिटी, है ना। स्मॉल कम्युनिटी का मतलब ऐसी कम्युनिटी जो कि आपकी सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट हो, और इसमें हम क्या देखते हैं कि डिपेंडेंट ऑन अदर कम्युनिटी फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि इस कम्युनिटी में हम क्या देख रहे हैं कि एक जीव जो है अपने जीवन को जीने के लिए दूसरे जीव के ऊपर जो है वो आपका आश्रित है। जैसे कि मान लीजिए कि फंगाई है, ठीक है ना। अब फंगाई जो है वो किसके ऊपर आश्रित है, तो लकड़ी का मान लीजिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे कि कोई क्षेत्र, जैसे आप अपने घर में ही देखिए कि आपके लकड़ी आप रखे हुए हो और उसके ऊपर दीमक लग जाता है, तो दीमक जो है वो अपने जीवन को जीने के लिए किसके ऊपर है, उस लकड़ी के ऊपर जो है वो आश्रित है। तो वो जो समुदाय है वो उतने छोटे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि एक दूसरे का आश्रय जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक दूसरे का आश्रय
जो है एक दूसरे पर जो है वो देखने को मिलेगा। क्या पूछ रहे हो यार। करंट अफेयर्स की क्लासेस सुबह 8 बजे आती है, इसी चैनल पे आती है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम, इन सभी का अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण होकर पढ़ाया जाता है। ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इकोसिस्टम क्या है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जहां की आपका फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो क्या करता है, इकोलॉजिकल यूनिट के साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है। यानी कि इसके बारे में अगर हम बात करें तो जीवों का एक ऐसा समुदाय है जिसमें भौतिक वातावरण जो है वो पारिस्थितिकी इकाई के साथ जो है वो परस्पर क्रिया करती है। ठीक है ना। इट्स एक्ट एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड वेरीज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और ए सी एरिया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या देखा कि इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहे हैं, आपस में जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके इंटरेक्शन कर रहे हैं। और ये इंटरेक्शन के आधार पर इकोसिस्टम के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के स्वरूप में मैंने अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम का एक उदाहरण लिया, किसका उदाहरण लिया, एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो है वो मैंने उदाहरण लिया, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मैंने उदाहरण लिया। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण अगर आप लेंगे तो छोटा सा एक तालाब लेंगे तो वो भी आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, और महासागर लेंगे तो भी आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन उसके क्या है, उसके आकार में जो है वो आपको, उसके साइज में जो है वो काफी ज्यादा आपको अंतर भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो छोटे से लेकर बड़ा जो है वो आपको, ठीक है ना, ठीक है ना, आपको इसके अंतर्गत जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि ये इकोसिस्टम आप देख रहे हैं तो इसमें आपको प्लांट कम्युनिटी है ना, फिर इसके बाद जैसे सोलर रेडिएशन, ये सारी चीजों के ऊपर अभी हम आगे चलकर हम बात करेंगे। एक और भी आपको सुनने में आता है कि बायोम्स क्या होता है। देखिए ये सारी चीज जो है ना, ये सबसे पहले मैंने इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन आपको इसलिए बता दी है कि आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो, ये परिभाषा इसलिए मैंने आपको ये सब डिस्कस किया है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बायोम्स के बारे में हम बात करें तो बायोम्स क्या है, अ लार्ज कम्युनिटी यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजर वेजिटेशन टाइप एंड एसोसिएटेड फाउना फाउंड इन स्पीसीज क्लाइमेट रीजन। ठीक है ना। तो बायोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक बड़ी सामुदायिक इकाई जिसकी विशेषता एक प्रमुख वनस्पति प्रकार या संबद्ध जीवित के साथ जो है वो रहती है। तो कुल मिलाकर जैसे कि आप जानते हैं ना, सवाना बायोम्स, उष्णकटिबंधीय बायोम्स, डेजर्ट बायोम्स, है ना, इस प्रकार के आपके बायोम्स के बारे में आप चर्चा करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बायोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई एक फिक्स, जैसे कि अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय बायोम्स के बारे में, तो उष्णकटिबंधीय बायोम्स में हम क्या देखेंगे कि वहां जितने भी आपके प्लांट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे प्लांट जो हैं वो आपके एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में जो है, यानी कि एक विशिष्ट जलवायु में ही पाए जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है तो वो उष्णकटिबंधीय बायोम्स में ही मिलेंगे। अगर आप शीतोष्ण कटिबंधीय में या ध्रुवीय क्षेत्र में जाओगे तो आपको वो नहीं नजर आएंगे। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म आपको मान लीजिए कि डेजर्ट वाले एरिया में मिलते हैं, अब उसको आप पोलर रीजन में ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि पोलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में मिलेंगे, उसको अगर आप पता चला कि आप ढूंढने जा रहे हो कहाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि एक ऐसा क्लाइमेटिक रीजन हो, एक ऐसा आपका जलवायु क्षेत्र हो, उस जलवायु क्षेत्र में आप क्या देखेंगे कि उसे विशिष्ट जलवायु का यानी कि स्पेसिफिक क्लाइमेट का ही आपको क्या देखने को मिलेगा, वनस्पति देखने को मिलेगा, जीव देखने को मिलेगा। यानी कि फ्लोरा और फौना की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में ही आपको देखने को मिलेगा। सर वन विभाग फॉरेस्ट का जो एग्जाम होता है ना, वहां तो ये हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हैं, है ना, ये कुछ बैच कोर्सेस है। अभी जैसे कि मान लीजिए कि आप यूपीपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो 13 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन जो है वो आपको चलता हुआ दिख रहा है, और मेरे साथ ये सब टॉप एजुकेटर हैं, इनकी क्लासेस आप कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ध्यान रखिएगा कोड क्या यूज करना है, अनूप 10 का कोड यूज करके नया मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग करके आप सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। सुदर्शन मोदनवाल स्वागत है। ये कुछ और भी कोर्सेस है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे आपके फ्रेंड्स जो है या आप ही में कोई यूपीपीएससी वीडियो की तैयारी करना चाहता है तो 900, 2250, 6 महीने का 4050 और 12 महीने का 4950। लेखपाल की तैयारी कोई करना चाहता है तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि 3 महीने की 1000, 6 महीने की 1500 और 12 महीने की 2000 फीस है। ठीक है। कहीं भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड एक बार कमेंट में भी आप लोग बता दीजिए कोड क्या यूज करना है, अनूप 10 कोड का यूज करके जो है हम लाभ ले सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कोई पुलिस की तैयारी करने वाला हो तो 3 महीने की फीस 1500, 6 महीने की 2700 और 12 महीने की 3300 है। कोड उनको बता दीजिए कि भैया कोड जो है तुम अनूप 10 कोड यूज करना और यहाँ आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो, है ना। इसके अलावा यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये सारे के सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे। फी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है 24 महीने का 14,999 यानी कि 15,000, 12 महीने का 10,299, 6 महीने का 8,399, 3 महीने का 4,699 और 1 महीने का 1,700 है। लेकिन जैसे ही आप अनूप 10 कोड का यूज करोगे यहाँ भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि यूपीएससी और यूपीपीएससी का सिलेबस कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यूपीपीएससी के साथ जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। सुदर्शन मोदनवाल वो आप एक बार देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या होगा, जो भी सिलेबस होगा उस सिलेबस के हिसाब से होगा। क्योंकि देखिए मैं केवल आईएएस और पीसीएस का टीचर हूं, मैं लेखपाल, वीडियो, कांस्टेबल नहीं पढ़ाता हूं। लेकिन हाँ, अनअकैडमी ने जो भी टीचर ले के रखा है, जिसके लिए जो लेकर रखा है वो अच्छे टीचर हैं, उनके गाइडेंस में आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपी पीएससी और बिहार पीएससी की साथ में तैयारी करना चाहते हैं, तो 6 महीने की फी 8,995 और 12 महीने की 11,636 से इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कोड यूज करेंगे अनूप 10, यहाँ 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को फिर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कम्युनिटी पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको ये सारे क्लासेस के पीडीएफ ये सब मिल जाएंगे। दोस्तों रोज सवेरे 11 बजे स्पेशल क्लासेस होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और इसमें हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेशन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर्स हो, है ना, वो सब का, साइंस टेक हो, सभी का जो है मिक्स जो है वो 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो इस पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि क्लासेस के लिंक्स और जो भी चीज़, तो जहां आप डिस्क्रिप्शन में हो ना, नीचे देखिएगा मेरा टेलीग्राम लिंक दिया होगा, अनअकैडमी _ उपाध्याय के नाम से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहां से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा तो सारी क्लासेस के पीडीएफ या जो भी चीजें होंगी, क्लासेस के लिंक्स जो हैं वो आपको टाइम पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कैसा लगा